स्टोरी की शुरुआत में हमें एक काफी काली अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है। एक पैलेस के अंदर दो लोग बैठकर शराब पीना चालू कर रहे थे, पर जो पीले कपड़ों वाला आदमी है वो कहता है, मैं इस चीज का काफी सालों से वेट कर रहा था, पर तुम केवल एक ही कप शराब ले रहे हो। तुम सच में एक कोल्ड हार्टेड इंसान हो। और इस बूढ़े आदमी का नाम रियोंगजा है। उसके सामने बैठा हुआ एक बूढ़ा सा आदमी, जिसकी एक आंख उसके बालों से छुपी हुई थी, हमें दिखता है कि उसका एक हाथ नहीं है और शायद उसकी एक आंख भी नहीं है। जैसे रियोंगजा उसे शराब देता है, वो उसे कहता है, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो जब हम लोग पहली बार मिले थे हम दोनों ही काफी ज्यादा छोटे थे। और वो उस आदमी को देखता है जो कि चुपचाप से उसके सामने बैठा हुआ था, वो उसे कुछ भी नहीं कहता। इसलिए वो सोचता है, लगता है कि इस चीज को 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब मैं पहली बार इस इंसान से मिला था। और हमें उसके पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वही आदमी जो कि काफी ज्यादा छोटा था वो उसके पास आया था और उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो और मुझे पास्ट में भेज दो। रियोंगजा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था। ये ग्यू फैमिली की द ग्रेट अचीवमेंट्स में से एक है, एक ऐसी टेक्निक जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है और सेंचुरी से एक दूसरे को पास आउट की जा रही है। एक ऐसी टेक्निक जिसको कंप्लीट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल जैसा था, पर मैंने आखिरकार इसको कंप्लीट कर लिया था। पर फिर भी आखिरकार मुझे इसके लिए हार माननी पड़ी, क्योंकि इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए ऐसे 5 मटेरियल्स की जरूरत थी जिनको गैदर करना लगभग पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। पर जब वो लड़का उसके पास आया था तो रियोंगजा मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर द ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम उसकी रिक्वायरमेंट मटेरियल को लेकर आ जाते हो। और वो उसे वो 5 मटेरियल बताना चालू करता है कि द हेवनली विल्ड कल्ट से एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसका नाम द थंडर बेल है, द डिवाइन ड्रैगन फैमिली से एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसका नाम द डिवाइन इंसेंट ब्रेजियर है, और 10,000 साल पुरानी क्रैब का एसेंस कोर, और द डीमन कल्ट से द सीक्रेट डिमोनिक सोल। और मेरे पास केवल 5 मिलियन नेगल्स है, इसके अलावा कुछ और नहीं। और मुझे ऐसा लगा था कि इसके अलावा कुछ और मिलना पूरी तरह से नामुमकिन है। पर फिर भी जो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है उसने केवल कुछ ही सालों में हर एक चीज को ऑब्टेन कर लिया था। पर जो आखिरी मटेरियल था द सीक्रेट सोल, जो कि डीमन कल्ट से चाहिए थी, उसे पाने के लिए वो काफी लंबे समय तक के लिए गायब हो गया था। इसलिए मुझे तो ऐसा लगा था कि वो काफी लंबे समय पहले ही कहीं पर जाकर मारा गया होगा। इसलिए रियोंगजा उससे कहता है कि चीज पे यकीन करना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या अगर तुम इस दुनिया से सारी चीजें वो लेकर आ गए हो जिस चीज की हमें जरूरत थी। तो वो आदमी शराब पीते हुए उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रेट टेक्निक है वो काफी ज्यादा काम की होगी, क्योंकि उसके लिए इस तरीके की मटेरियल्स की जरूरत है। इसके अलावा मैंने भी ये सोच लिया था कि शायद तुम भी कहीं पर जाकर मारे जा चुके होगे। ये सुनकर रियोंगजा पूरी तरह चुप हो जाता है और साथ ही वो सोचता है कि सच में जब मैं इसे पहली बार मिला था वो काफी ज्यादा छोटा था, पर अब देखो ये कितना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। इसके जितने बाल है वो पूरी तरह सफेद हो चुके हैं, और इसके अलावा इसके आसपास की जो हवा है वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। पर ये उन मटेरियल्स को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि इसने अपनी सारी जिंदगी उन मटेरियल्स को इकट्ठा करने में लगा दी, जिससे द ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सके, जिससे वो इन सारी चीजों को अंडू कर सके। इसलिए रियोंगजा कहता है कि आखिरकार अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि आखिर असल में तुम्हारी वजह क्या है, कि आखिर तुम पास्ट में जाना चाहते हो। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से से अपने कप को टेबल पर पटकता है, और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो गए थे। वो गुस्से में कहता है कि बदला लेने के लिए। ये सुनकर रियोंगजा काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए वो उससे कहता है कि भाई ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है, तुम्हारी जिस तरीके के स्किल्स है उनके साथ तो बदला लेना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, भले तुम अपने पास्ट में ही क्यों न चले जाओ। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ। तो रियोंगजा आगे कहता है कि आखिर असल में वो ऐसा इंसान कौन है जिससे तुम इतनी ज्यादा नफरत करते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आते हुए उससे कहता है कि उसका नाम मुगी है। ये सुनने के बाद रियोंगजा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और जैसा उसके चेहरे पर प्रेशर दिख रहा था उसे ये चीज साफ समझ में आ रही थी कि मुगनी नाम को वो भी काफी अच्छी तरीके से जानता है। और हमें बताया जाता है कि मुरीम के जो 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप हुआ करते थे, और हमें बताया जाता है कि मुरीम के जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप लीडर्स हुआ करते थे वो सभी उसी के हाथ से मारे गए थे। द मुरीम अलायंस लीडर वो भी उसके हाथ से मारे गए, द अनऑर्थोडॉक्स अलायंस लीडर वो भी उसके हाथ से मारे गए, यहाँ तक द हेवनली डीमन भी उसी के हाथ से मारा गया था। मुगी जो कि उस एरा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था, वो भी पूरी हिस्ट्री का उस एरा में उससे ज्यादा ताकतवर किसी इंसान को आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। और हमें दिखाते हैं कि वो लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ था, जिसके नीचे कई लाशें पड़ी हुई थी। ये देखना सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के बारे में सोचकर रियोंगजा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम पास्ट में चले भी जाते हो फिर भी तुम उसे हरा पाओगे। तो वो आदमी कहता है कि चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे मार कर रहूंगा, क्योंकि वो हेवनली डीमन जिसको उसने मारा था वो मेरे फादर थे। ये सुनने के बाद रियोंगजा और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और वो आगे कहता है कि मैं उससे बदला इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उसने मेरे पिता को मारा था, और न ही इसलिए क्योंकि उसने मेरे लोगों को और मेरे भाई को मार दिया था। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि लोग इस तरीके से डील करते हैं जिसकी वजह से डीमंस मारे जाते हैं। ये सुनकर रियोंगजा कहता है तो आखिर क्या वजह है कि तुम उससे बदला लेना चाहते हो। तो वो बताता है कि उस दिन जिस दिन मुगी आया था उसने सर्वेंट्स को मार दिया था, शेफ्स को मार दिया था, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चों को तक मार दिया था जिनको मार्शल आर्ट का मास्टर भी नहीं पता था। यहाँ तक उसने वहाँ पर कुत्ते बिल्ली थे उन सभी को भी मार डाला था। रियोंगजा कहता है कि मुगी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे
मुझे इस चीज पे जरा सा भी यकीन नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज के ऊपर यकीन करते हो या फिर नहीं। इस उम्र में मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता, इसलिए मुझे पास्ट में जाना होगा जिससे मैं ऐसा कुछ कर सकूं। और जब मैं उसे मारूंगा तो मैं उसे ये चीज जरूर पूछूंगा कि आखिर उसके जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान को बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी। और उस आदमी की सारी बातें सुन लेने के बाद रियोंजा उससे कहता है कि अगर ये ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक सच में यहाँ पर सक्सेस हो जाती है और तुम पास्ट में चले जाते हो तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे। तो वो आदमी कहता है कि आखिर क्या बात है। रियोंजा कहता है कि अगर तुम पास्ट में चले जाते हो तो प्लीज मुझे ढूंढना। वो आदमी पूछता है कि आखिर किस लिए। तभी वहाँ पर बिजली चमकती है और हमें समझ में आता है कि ये चीज सच में काफी ज्यादा इंटेंस है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी करने से रोको। और तभी वहाँ पर बिजली गिरती है जिससे समझ में आता है कि वो इस चीज के लिए सच में काफी ज्यादा सीरियस है। और कुछ देर तक तो वो आदमी भी चुप रहता है, पर अचानक वो ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देता है, बहुत ज्यादा खिलखिलाते हुए। ये देखकर रियोंजा उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मुझे शादी करने से रोक लेना और मुझसे कहना कि मुझे अपनी सारी जिंदगी केवल अकेले ही रहना चाहिए। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे इस चीज का वादा करता हूँ। चलो अब हम लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हम ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। पर जैसे ही वो लोग खड़े होते हैं तो उस आदमी को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। रियोंजा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मैं केवल कुछ समय तक इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक आंख और एक हाथ को खो दिया है। पर लगता है कि इस सीक्रेट डीमन सोल को पाने के लिए एक छोटी सी कीमत ही थी। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर जितने भी मटेरियल्स थे वो सब एक जगह पर इकट्ठे करके रखे हुए थे। और फिर जो एक आखिरी चीज होती है वो रियोंजा लेकर उस तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से द सीक्रेट डीमन सोल होती है जिसके अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी। और जैसे ही वो वहाँ पर स्प्रेयर को चालू करता है तो वो पूरे के पूरे रूम के अंदर उस डार्क एनर्जी को फैला देता है। और जैसे जैसे रियोंजा प्रेयर करना चालू कर रहा था वो सारी चीजें एक दूसरे के अंदर मेल्ट होने जैसे चालू होती चली जा रही थी। वो सारी चीजें एक दूसरे से मिल रही थी और रियोंजा जैसे जैसे प्रेयर आगे बढ़ाता जा रहा था वहाँ पर काफी ज्यादा तेज रोशनी फैल जाती है। और अचानक ही एक काफी ज्यादा तेज रोशनी के साथ एक पोर्टल ओपन होता है जो कि पूरे डायमेंशन को क्रैक कर देता है। ये देखकर रियोंजा भी काफी ज्यादा हैरान था कि उसके सामने सच में पास्ट में जाने के लिए एक पोर्टल खुल गया था। ये देखकर वो कहता है कि मैंने कर दिया, क्या तुमने ये देखा, मैंने सच में ये कर दिया। पर वो देखता है कि उस आदमी की हालत काफी खराब थी और वो टिक कर वहाँ पर बैठा हुआ था। ये देखकर रियोंजा के दिमाग में एक बात आती है और कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो उस पोर्टल को देखकर उस आदमी की तरफ देखते हुए सोचता है और वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा था और कहता है कि प्लीज सच में मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आखिर तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि जो मेरी फैमिली की ग्रेटेस्ट विश थी पास्ट में जाने की, वो मेरी भी एक ग्रेटेस्ट विश है। ये बोलते हुए जैसे रियोंजा उस पोर्टल के थोड़े और करीब जाने की कोशिश करता है, अचानक ही उसका शरीर पूरे से मोबिलाइज हो गया था और उसे एहसास होता है कि वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके जितने भी डिमोनिक एक्यूपंक्चर्स थे वो सब यहाँ पर सील हो चुके थे। और तभी उसे काफी ज्यादा भारी आवाज में उसका नाम सुनाई देता है और वो आदमी उसके पीछे आ गया था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रियोंजा को इसकी वजह से काफी ज्यादा डर महसूस होने लगा था। वो कपकपाते हुए उससे कहता है कि हे। तो वो आदमी कहता है कि सभी लोगों को छोड़कर आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहकर वो उसे गले से पकड़कर जमीन के अंदर धंसा देता है। रियोंजा इसकी वजह से दर्द में किर्राना चालू कर देता है और खांसने लगा था और रोते हुए कहता है कि मैंने कुछ समय के लिए अपनी रैशनैलिटी को खो दिया था, प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि आखिर किस तरीके से तुमने उन मटेरियल्स को ऑब्टेन किया होगा, सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है पर फिर वो अपने आप को शांत कर लेता है और रियोंजा को छोड़ देता है। ये देखकर वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था। वो आदमी उससे कहता है कि मैं भी एक काफी ज्यादा सेल्फिश इंसान हूँ, मैंने अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करी, इसी वजह से मैं इन मटेरियल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर पाया हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे बजाय कोई और होता तो शायद अब तक मैंने उसे यहाँ पर जान से मार डाला होता। पर मैं ये चीज समझ सकता हूँ क्योंकि ये तुम हो। ये सुनकर रियोंजा वहाँ पर रोना चालू कर देता है और तभी वो आदमी उसके कंधे पर टपटपाते हुए उससे कहता है, रियोंजा तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सारी जिंदगी मेरा वेट किया। और उस आदमी को अपना दिल रियोंजा के लिए इस तरीके से खोलता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो फूट फूट कर रोना चालू कर देता है और कहता है कि प्लीज सच में मुझे माफ कर दो। पर अचानक ही हमें दिखता है कि जो उसके चेहरे का कलर है वो वहाँ पर उड़ चुका है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि अचानक ही वहाँ पर जो पूरा का पूरा एरिया था वो पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था और उसके पीछे से एक काफी ज्यादा तेज लाइट निकल रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान था और वो कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा समय यहाँ पर रुक चुका हो। पर आखिर ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके कानों में किसी तरीके की आवाज आई है कि तुमने सभी टेस्ट को पास कर लिया है। ये सुनकर वो आदमी काफी कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है तो उसके सामने चमकती तेज रोशनी के साथ एक बीन आ जाता है जो कि धीरे धीरे कर आसमान से उसी की तरफ आ रहा था। वो आदमी उस बीन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है कि वो इंसान जो कि तुम्हें अपने पास में भेजने वाला है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो बीन उससे कहता है, इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि कोई इंसान हेवन की लॉजिक को इतने आसानी से समझ सकता है। क्या तुमने सच में ऐसा सोच लिया था कि केवल एक क्रीचर की वजह से और कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा कर
अपने पास्ट में ट्रेवल करना पूरी तरह पॉसिबल हो सकता है। असल में जो पास्ट में जाने के लिए ट्रू मटेरियल्स है वो ये मटेरियल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो इफेक्ट्स है जो कि तुम उनको इकट्ठा करने में लगाते हो। और तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया है क्योंकि तुमने अपनी सारी जिंदगी केवल एक ही गोल के ऊपर बिताया है, इसलिए तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। तुमने सारी जिंदगी केवल एक ही गोल के ऊपर ध्यान दिया और तुम्हारे पास जो सब था उस सभी को सेक्रीफाइस कर दिया। और योंगजा को माफ करना ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट था। ये काफी ज्यादा मुश्किल टेस्ट था, पर आखिर में ऐसा लगता है कि तुमने इसे काफी ज्यादा आसानी से पास कर लिया। वो आदमी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे टेस्ट को पास कर लिया है तो मेरी इच्छा को पूरा करो, मुझे मेरे पास्ट में फिर से भेज दो। तो वो बीन उससे पूछता है कि अगर तुम अपने पास्ट में जाकर क्या करना चाहते हो। वो आदमी कहता है कि मैं सभी को मारना चाहता हूँ जो कि चीज को डिजर्व करते हैं और उन्हें बचाना चाहता हूँ जो कि मरना डिजर्व नहीं करते। तो वो बीन कहता है कि केवल पास्ट में जाने के बाद केवल तुम्हारे मन में इतना ही जो कि तुम करना चाहते हो। तो वो कहता है कि अपनी जिंदगी को एक मतलब के साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं पास्ट में जाने के लिए इतना डेस्परेट इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी में केवल रिग्रेट्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी कभी भी खुद की शर्तों पर नहीं जी और सारी जिंदगी केवल मूगी से ही गुस्सा रहा। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का पछतावा है। तो वो आदमी कहता है कि हर एक चीज का, क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया है मैं कभी भी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाया और शुरुआत से ही मुझे चीजों के अंदर धकेल दिया गया था। पर जब तक मैं चीजों को समझ पाता कि आखिर मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब ये सुनने के बाद वो बीन कुछ देर के लिए तो चुप होता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम अपने पास्ट में जाकर अब किस तरीके की जिंदगी जीने वाले हो। मैं तुम्हारी नई जिंदगी को देखना चाहूंगा कि आखिर तुम कैसे रहते हो। और अचानक ही जो समय होता है वो फिर से मूव करना चालू कर देता है। रियोंगजा अभी भी उससे माफी मांग रहा था, पर वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ चुका था और वो आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। रियोंगजा उससे कहता है, मुझे पता है कि ये चीज फिर से कहना एक काफी शर्मनाक बात है, पर प्लीज अपने जो प्रॉमिस था उसे भूल मत जाना। मुझे ढूंढ कर मुझे शादी करने से जरूर रोक लेना। ये सुनकर रियोंगजा अपनी हंसी को रोकते हुए वहाँ से जाना चालू कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर रियोंगजा से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि चीज को याद रखना, प्लीज मुझसे याद रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हमें एक तेज रोशनी दिखाई जाती है, जिसके बाद जो स्क्रीन होती है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। पर अचानक ही हमें दिखता है कि एक इंसान आंखें खोलता है और अपने सामने का नजारा देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि उसे चेयर कर रहे थे और वो उन सभी के सामने एक एरिना में खड़ा हुआ था। वहाँ पर सभी लोग चिल्लाए जा रहे थे। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो अपने सामने एक मूर्ति को देखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। और वो अपने आसपास की भीड़ देख रहा था जो कि वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को चिल्लाए जा रहे थे। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है कि आखिरकार मैं सच में पास्ट में आ गया। जिसके बाद उसे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है, जैसे कि कोई इसी को देख रहा है। इसलिए जैसे ही वो अपनी नजर घुमाकर अपनी साइड में देखता है तो उसे ऊपर की तरफ एक आदमी दिखता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो कोई और नहीं हेवली डीमन किंग है, यानी उसके फादर, जो कि उसी को ही घूर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम मगूक है। वो अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश था और उसके फादर भी ये चीज देखकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मगूक उनको देखकर मुस्कुराना चालू कर देता है। पर तभी मगूक के कानों में एक आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे और कितने लंबे समय तक वेट करवाने वाले हो, भले ही तुम एक सेकंड रंग मास्टर ही क्यों ना हो। और हमें दिखता है कि एक तलवार जो कि एरिना को तोड़ रही थी और एक आदमी उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तो चलो हम लोग इस लड़ाई को चालू करते हैं। और उस आदमी के सामने मगूक खड़ा हुआ था और उसको देखकर कहता है कि मैं समझ गया कि आज का दिन द न्यू डीमन सिक्रिमिस है। जिसके बाद मगूक हमें बताता है कि उसके फादर यानी जो है वाली डीमन है, उन्होंने ये चीज डिसाइड करी है कि जो नेक्स्ट कल्ट लीडर होगा उसका जो सिलेक्शन है वो केवल उसके ब्लड लाइन यानी उन दोनों के भाइयों के बीच में ही नहीं रहेगा। और जैसे ये बात पूरे कल्ट में पता चलती है, सभी लोग ओवर रोर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इसका केवल यही मतलब था कि हेवली डीमन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो कल्ट लीडर बन सकता है। और हेवली डीमन ने बताया कि आखिर वो इस अनाउंसमेंट के लिए सच में कितने ज्यादा सीरियस है, इसलिए उन्होंने ये न्यू डीमन सिक्रिमिस रखा। असल में ये एक तरीके का बैटल कंपटीशन है जिसके अंदर जो भी जीतेगा उसे यहाँ पर हेवल डीमन के दोनों लड़कों को चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो उस लड़ाई के अंदर जीत जाते हैं तो हेवल डीमन उनकी एक इच्छा को पूरा करेंगे। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर अब हार मानने वाले हो। मगूक उसको देख रहा था, जिसके बाद उसको देख कर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे याद आ चुका है कि आखिर पिछली बार यहाँ पर क्या हुआ था। मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इसने मुझे चुना था, क्योंकि इसने केवल मुझे इसलिए चुना था क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा आसान टारगेट हो सकता हूँ। पर फिर बाद में मुझे पता चला था कि असल में कोई और ही वजह थी जिसकी वजह से इसने मुझे चुना था। असल में इसने मेरे किचन के एक कुक को पैसे दिए थे और उससे कहा था कि वो मेरे
मेरे चावलों के अंदर एक ऐसा पॉइजन मिला दे जिससे मैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल ना कर सकूं। पर ये केवल कुछ समय के लिए ही था और उसकी घटिया ट्रिक की वजह से मैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैं मैच हार गया था। और ये सारी बातें मैंने अपने फादर को भी बताने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने इस चीज के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनकी जो आंखें थी वो मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे कि वो मुझसे ये कह रहे हो कि मैं इतनी ज्यादा घटिया ट्रिक के अंदर इतनी आसानी से फंस गया। और आज के इस हार की वजह से मैंने ऐसी कई सारी चीजें करी थी जिसकी वजह से मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। और मेरे कई सारे मिस्टेक्स और फेलियर की वजह से जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, मैंने अपने सक्सेसर की वॉर की जो पोजीशन थी उसको भी खो दिया था। और ये सारी चीजें केवल आज की इस हार की वजह से ही शुरू हुई थी। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी मैगूक के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर सामने खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मैगूक कुछ देर के लिए चुप रहता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद जितनी भी भीड़ होती है वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, मेरा नाम गु पियोंग है। मैगूक को ये सुनने के बाद याद आ जाता है और वो कहता है ये तो द 8 डीमन सुप्रीम द ब्लड हेवन सोर्ड डीमन के 7 डिसाइपल्स में से एक है और ये उनका 5वां डिसाइपल है पियोंग। पियोंग कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है। ये सुनने के बाद मैगूक अपने फादर की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे पहले अपने पास्ट में इसके बारे में पता नहीं था, पर लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मेरे पिता की आंखें मुझसे पहले ही ये कह रही हैं, जैसे कि उन्हें काफी अच्छी तरीके से पता है कि मैं पॉइजन्ड हूँ और जो मेरी एनर्जी है वो टेम्परेरी मेरे अंदर से जा चुकी है। और इसलिए लगता है कि वो इस चीज के लिए ऑब्सेस्ड है कि वो देखना चाहती है कि आखिर मैं इस काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से किस तरीके से निकलूंगा। और क्योंकि जो कि मेरी पास्ट लाइफ की लर्निंग्स है जो कि मैंने सीखी थी, अगर मैं चाहूँ तो काफी ज्यादा आसानी से पियोंग को अपने एक ही सिंगल मूव से हरा सकता हूँ, वो भी अपनी बिना इनर एनर्जी का इस्तेमाल किए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मेरे ट्रू स्किल्स है मुझे अभी किसी के सामने इस तरीके से दिखाने चाहिए। अभी मुझे सारी चीज छुपा कर रखने की जरूरत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी तो हिम्मत है कि मैं सभी लोगों के सामने ये कह सकता हूँ कि जितने भी हीरोज इस कल्ट के हैं जो कि यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैगूक सभी लोगों के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर पियोंग है जो कि मेरा चैलेंजर है, उसे मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का बिना इस्तेमाल किए ही लड़ूंगा। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जहाँ तक पियोंग भी ये सुनकर काफी हैरान था। सभी लोग ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि सच में इसके अंदर तो काफी ज्यादा हिम्मत है। और सभी लोग उसके लिए चेयर करना चालू कर देते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक अनराइवल्ड सोर्समैन है। और उसको इस तरीके से चेयर करता हुआ देखकर पियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो भी चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से इस गेम को खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर ये सुनने के बाद वहाँ पर जितनी भीड़ होती है वो पूरी तरह शांत हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम दोनों यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये चीज देखना सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। लगता है कि ये तो पूरे समय की बर्बादी है। ये देखकर पियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस सब की वजह से उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा था और वो काफी गुस्से में मैगूक से कहता है कि भले ही मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर फिर भी तुम्हें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि जो मेरी तलवार है ऐसी कोई आंखें नहीं है कि उसके स्ट्राइक को कोई देख सके। और ये कहकर वो जैसे ही अपनी तलवार को उठाता है, मैगूक अपने आप को महसूस करते हुए कहता है कि जो मेरी यंगर बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी बॉडी उस तरीके से काम करेगी जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। पियोंग चिल्लाते हुए कहता है कि झल्ली से अपनी तलवार को बाहर निकालो। पर ये देखकर मैगूक उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर अपनी तलवार के इस्तेमाल करने की भी जरूरत है। ये देखने के बाद पियोंग को और ज्यादा शर्म आ जाती है क्योंकि सभी लोग अब उसके ऊपर हंसना चालू कर देते हैं, पर अब वो अपने गुस्से के सैलाब को रोक नहीं पाता और वो कहता है क्योंकि तुम कल्ट लीडर के लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर तुम्हें अधमरा जरूर कर दूंगा और जरूर तुम्हारा एक हाथ या एक पैर जरूर काट डालूंगा। और ये कहकर वो जैसे ही मैगूक की तरफ गुस्से में बढ़ता है, मैगूक काफी ज्यादा आसानी से उसकी जो स्ट्राइक होती है उसे डॉज कर लेता है और सोचता है ये काफी अच्छा है कि जो मेरी बॉडी की रिएक्शन एबिलिटी है वो मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा फास्ट है। और जैसे पियोंग फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, वो अपनी परछाई को पीछे छोड़कर आसमान में जंप कर देता है और आसमान में पहुंच जाता है। पियोंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और जैसे वो नीचे आता है तो ये देखकर वो सोचता है कि सच में मेरा दिल इस उम्र में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बीट कर रहा है। मैगूक अभी इस चीज को एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो अपने पास्ट में आ चुका था, पर पियोंग को ये देखकर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसको गाली देते हुए कहता है कि कमीने, अगर तुम्हारी मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर अब मैगूक उसकी तरफ देखता है और झल्ली से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर पियोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था और अचानक ही वो अपनी कोहनी से उसकी छाती में दे मारता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके मुंह से खून आना चालू कर देता है और अचानक ही मैगूक अपने मुक्के को उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह टूट जाता है, नाक फूट जाती है और साथ कई सारे दांत भी झड़ जाते हैं। खून की बूंद आसमान को छूते हुए ऊपर पहुंच जाती हैं, पर मैगूक उसे जमीन पर गिरने नहीं देता। उससे ही पहले वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने मुक्के को बनाकर उसकी छाती में फिर से देना चालू कर देता है और कई सारे मुक्के दे मारता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसकी छाती पर मल्टीपल अटैक्स करता है। पियोंग उसको रोकने की कोशिश करता, पर वो ऐसा भी कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ पर खून की उल्टियां करना चालू कर देता है। अब
उसका बैलेंस पूरी तरह से खो चुका था। पर तभी मैगुक उस हाथ को पकड़ता है जिसमें उसने तलवार को पकड़ा हुआ था और गुस्से में उससे कहता है कि ये वही हाथ है ना जिस हाथ को तुमने मुझे पॉइजन देने के लिए इस्तेमाल किया था। ये सुनने के बाद पियोंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो समझ चुका था कि मैगुक को इसके बारे में पता है और तभी वो अपने घुटने का इस्तेमाल करता है और पियोंग का जो हाथ होता है उसे यहाँ पर तबाह कर देता है। इसकी वजह से पियोंग दर्द में किराना चालू कर चुका था क्योंकि उसका हाथ यहाँ पर टूट चुका था। वो यहाँ पर फूट फूट कर रो रहा था और ये सब देखने वाले लोग उनका दिल पूरी तरह दहल चुका था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि ये सीन सच में काफी ज्यादा ब्रूटल था। पर मैगुक के चेहरे पर जरा था भी रिग्रेट नहीं था कि आखिर उसने यहाँ पर क्या किया है और वो अपने आप से ही कहता है कि अब सच में मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ और अब तुम्हारे जैसे लोग इस चीज को जरा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि आखिर मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीने वाला हूँ। और तब हेवनली किंग अपने हाथ को ऊपर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वापस सभी लोग ऊपर ही देखना चालू कर देते हैं और वो लोगों से कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि मैं एक इच्छा को पूरा करूंगा तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी डिजायर यानी तुम्हारी इच्छा क्या है। मैगुक ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो या फिर किसी तरीके की खास तलवार मांगते हैं या फिर किसी तरीके की सीक्रेट मार्शल आर्ट मैन्युअल। और जहाँ तक सभी लोग इसी के बारे में सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी ऐसा ही कुछ मांगने वाला हूँ, पर इस बार मैं किसी की भी उम्मीदों को अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। मैं वैसा करूंगा जैसा कि मैं चाहता हूँ कि फादर आप मेरे साथ हंट पर जाएं। ये सुनने के बाद हेवनली डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज था और सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके की चीज मांग रहा है। हेवनली डीमन मैगुक से कहते हैं यानी तुम मेरे साथ हंट पर जाना चाहते हो। मैगुक कहता है कि हाँ, मैंने सुना था कि जब आप काफी ज्यादा छोटे थे तो आपको शिकार पर जाना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि आखिर शिकार कैसे करते हैं। ये सुनने के बाद हेवनली डीमन ये सुनने के बाद मैगुक के फादर उसकी तरफ थोड़ा सा घूर कर देखते हैं। इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कल निकल जाएंगे। और ये क्या करे वो वहाँ से खुद ही निकल जाता है और हम उसके पीछे आटो सुप्रीम डीमंस को दिखाते हैं जो कि उसको बो करते हुए वहाँ से उसको जाने के लिए कहते हैं कि ठीक है भैया जाओ। मैगुक अपने फादर को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि अगर तुम सच में किस तरीके की बेवकूफ हो। पियोंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में तुमने इतनी बेकार तरीके की इच्छा मांगी है। पर मैगुक उसे और ज्यादा चिढ़ाने के लिए उससे कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, पर आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर पियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगली बार अगर तुम मुझे मिले तो मैं सच में तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और मैगुक उसे वहाँ से भगा देने के बाद सोचता है कि अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ उस रेकलेस लाइफ के अंदर जिसको मैंने काफी लंबे समय पहले ही इंटरेस्ट देने का छोड़ दिया था। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर वापस आ जाता है जहाँ पर वो आईने में अपनी शक्ल देखकर कहता है कि सच में मैं फिर से काफी ज्यादा छोटा हो चुका हूँ, जैसा कि मैं पहले बूढ़ा हुआ करता था। पर फिर भी वो अपनी जो रिफ्लेक्शन होती है उसे बिल्कुल नहीं भूल पाता और वो केवल एक ही चीज सोचता है कि आखिर मुगी अभी वहाँ पर क्या कर रहा होगा। अगर मैं उसे अभी ढूंढ लेता हूँ उसके ताकतवर होने से पहले और उसे मार देता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं सारी चीजों को यहाँ पर अभी खत्म कर सकूं। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो अचानक ही जिंगवान के अंदर आया था जैसा कि वहाँ पर कोई बिजली गिरी हो और उसकी मुरिम अलायंस, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और डीमन कल्ट को पूरी तरह तबाह कर देने के बाद उसने सारी दुनिया से अपने आप को छुपा लिया था जिसकी वजह से उसकी कोई खास इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं थी। पर फिर भी मुझे उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी, सभी को उसका नाम बताना होगा जिससे उसे ढूंढा जा सके। पर फिर भी ऐसा कुछ करना सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर फिर भी आखिर में मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो मुगी से भी सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की है। मैगुक ये सब सोच ही रहा था पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती कि यंग मास्टर। ये सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो लड़की आगे कहती है कि आज की जो फाइट थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। मुगी जैसे पीछे की तरफ देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जैसे कि वो ये देखकर सच में काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि लिया। ये सुनकर वो मोटी सी लड़की कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर, और ये उसकी बॉडीगार्ड है लिया जिसकी बॉडी को खुद को गार्ड करने की जरूरत है। और मुगी कहता है कि बिल्कुल सही, लिया हमेशा ही मेरे साथ हुआ करती थी। मुझे उस समय इसके बारे में कोई खास पता नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी थी तो आखिर वो किस तरीके की मार्शल आर्ट को सीख रही थी। पर ये एक चीज सच थी कि उसने जो सब भी किया था वो केवल मेरे लिए ही किया था। द बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक, इसकी वजह से जो यूजर होता है वो इस तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है तो जो उसकी बॉडी होती है वो कुछ समय के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो कि केवल कुछ ही लोगों को पता है और केवल यही चीज है जो कि ये जानती है। और क्योंकि जो ये मार्शल आर्ट है इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा फ्लॉ है, इसकी वजह से जो यूजर की बॉडी होती है वो काफी ज्यादा साइज में बड़ी हो जाती है। और वो पास्ट में मेरे सामने आ गई थी जब मुगी ने मेरी तरफ अपनी शॉर्ट ऑरा को भेजा था तो इसने इसको रोक लिया था और केवल इसी की सेक्रीफाइस की वजह से था कि मैं वापस जी पाया था। लियो उससे कहती है कि आखिर यंग मास्टर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। मुगी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो सोचता है कि मैंने कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं किया था कि सच में इसकी ये आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है। सच में उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए पूरे तरह से कुर्बान कर दी थी पर मैं केवल उसको उस समय तक केवल एक सिंपल बॉडीगार्ड की तरह ही देखा करता था। मैं उसे काफी ज्यादा आम देखा करता था, जैसे कि लोग हवा में से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं वैसे ही मैं उसे देखा करता था। और ये सोचते हुए वो लियोन के सामने आ जाता है और सोचता है कि वो जितना मुझे याद है उसे काफी ज्यादा बड़ी है। पर बेचारे लियो, मगुक जिस तरीके से उसे देख रहा था उसे क्या पता कि आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर तुम टेंशन मत लो, हमारा एमसी इसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करने
करने वाला, इसलिए अपने विचारों को अपने काबू में रखो। जिसके बाद हमें लियो के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि जब वो काफी छोटी हुआ करती थी तो सभी लोग उसको इस तरीके से देखा करते थे कि जैसे कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ब्यूटीज में एक हो सकती है, पर जो सच में काफी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, अचानक ही वो धीरे धीरे करके मोटी हो गई। और ये सब उसने केवल मेरी रक्षा करने के लिए किया था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि यंग मास्टर, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। और मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर जरा सा भी अंदाजा नहीं किया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी थी तो सभी लोग उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोया करती थी। और ना ही कभी मैंने इस चीज को नोटिस किया था कि इस सब की वजह से उसकी आंखें हमेशा सूजी रहा करती थी। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो किस तरीके का महसूस किया करती होगी। उसने अपने उस अपीयरेंस को जाने दिया जिसकी वजह से वो इस दुनिया के ग्रेटेस्ट ब्यूटीज में से एक बन सकती थी। और आखिर मैंने उसको किस तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि उसने ये सब केवल मेरे लिए ही किया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पहले से जब फैटी हो गई थी तो मुझे और भी ज्यादा कोल्डली ट्रीट किया करता था। ये सब सोचकर मैगुक को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने ही मन में कहता है कि लियो, मैं चीज का वादा करता हूँ कि जो ये बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक का साइड इफेक्ट जो कि तुम्हारे ऊपर है उसको मैं तुम्हारे ऊपर से हटा कर रहूंगा। लियो उससे कहती है कि यंग मास्टर, क्या आप पूरी तरह से ठीक है? ये सुनकर मैगुक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं असल में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। लियो कहती है कि आप हर दिन से सच में काफी ज्यादा अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं। मैगुक कहता है कि जैसा मुझे लियो से एक्सपेक्ट करना चाहिए था, एक ऐसी बॉडीगार्ड जो कि मेरी हर दिन रक्षा करती है, उसने तुरंत ही ये नोटिस कर लिया कि मेरे अंदर किस तरीके की चेंजेस आए हैं। तो मैगुक उसे कहता है कि ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं से भी काफी ज्यादा अजीब चीज है जो कि तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और उससे कहती है कि अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग कहता है कि हम लोग डिनर टेबल को बदलने जा रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। जिसके बाद वो लोग किचन के अंदर आ जाते हैं जहाँ उसके जितने भी सर्वेंट्स होते हैं उन सभी को वहाँ पर बुला लिया गया था। मैगुक उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो ये सुनकर जो उनका चीफ था वो उससे कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? मैगुक ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो लोगों से कहता है, मैगुक ये सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने मेरे खाने के अंदर उस पॉइजन को क्यों डाला था जिससे मेरी एनर्जी कुछ समय के लिए खत्म हो जाए। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जिसकी तरफ वो नोटिस कर रहा था। वो आदमी पहले तो डायरेक्ट इनकार करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर तभी मैगुक उससे कहता है कि जो 3000 नेक जो तुम्हें रिसीव हुए थे वो सभी के तुमने जुए में हार दिए हैं। जिसके बाद वो हमें बताता है कि ये लड़का गैम्बल का काफी ज्यादा बड़ा एडिक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा डेप्ट है, जिसकी वजह से इसने अपने पेरेंट्स की जितना भी पैसा था उस सभी को तो गवा दिया। इसके अलावा इसने जितना पैसा अपने दोस्तों से लिया था उस सभी को भी खो दिया है। इसी वजह से इसने इतना ज्यादा पागलपन वाला काम किया कि मेरे खाने के अंदर जहर मिला दिया। अब ये जानने के बाद उसकी गलती यहाँ पर सामने आ चुकी है। वो मैगुक के सामने झुकते हुए कहता है कि मैंने सच में यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी गलती करी है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसे की वजह से अंधा हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने एक सच में काफी ज्यादा बड़ी गलती करी है। मैगुक उससे कहता है कि पियोंग यहाँ पर खुद तुम्हें पैसे देने के लिए आया था जो कि तुमने उससे पैसे लिए हैं, पर बस उसके हाँ कहने की देर होती है कि मैगुक अपनी तलवार निकाल कर उसके गले को काट देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसका खून होता है वो पूरे में फैल चुका था और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और मैगुक कहता है कि तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, एक कुक जो कि बाकी दूसरे लोगों के खाने में जहर मिला रहा है। पर तभी जो उनका चीफ होता है वो मैगुक के सामने घुटनों के बल आकर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैगुक कहता है कि अगर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसने मेरे खाने के अंदर पॉइजन मिलाया था मैंने उसको सजा दे दी है, तो आखिर तुम अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, जो किचन के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं। ये सुनने के बाद मैगुक उससे कहता है, तो मैगुक उससे कहता है क्या नहीं तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि इस कल्ट के अंदर जितनी भी सारी गलत चीजें होती है वो केवल फादर की गलती की वजह से होती है? ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। इसलिए मैगुक उससे कहता है कि इसलिए तुम किसी की और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करो, इसलिए अब ये फालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से मेरे लिए चिकन सूप नूडल बनाकर लेकर आओ जो कि मुझे खाने में खाने हैं। काफी लंबा समय हो गया मैंने ये नहीं खाया था। ये सुनकर वो काफी कंफ्यूज था, जिसके बाद मैगुक वहाँ से निकल जाता है। पर लियो उससे कहती है, पर आपने तो वो केवल कुछ ही दिनों के पहले खाया था, तो आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैगुक उसको देखने लगता है और उसकी आंखों में पूरी तरह से इनोसेंसी थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैगुक उससे कहता है क्योंकि वो दिन मेरे लिए कई सारे सालों के बराबर थे। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं कि हेवली डीमन पवेलियन के सामने हेवली डीमन तैयार होकर खड़ा हुआ था और वो मैगुक से कहता है कि अगर तुम ये बेकार सी चीज अपने साथ लेकर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि ये वो चीज है जो कि हमें कुछ दिन तक काम आने वाली है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि दिन, पर मैंने तो केवल एक ही दिन का हंट के बारे में सोचा था। तो वो कहता है कि किसे पता, क्या पता आपको वो शिकार करना पसंद आ जाए और हम लोग वहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक जाएं। ये सुनकर उसके फादर उसको चुपचाप से देखते रहते हैं, जिसके बाद वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बस ये तुम्हारे किसी सपने की तरह लगता है।
जिसके बाद वो लोग शिकार करने के लिए काफी ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे थे और वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो भी सच में साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। मैगुक के फादर उससे कहते हैं कि तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे निकले। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि इनने ये नोटिस कर लिया था कि मैंने मैगुक के साथ लड़ाई लड़ते समय अपने स्किल्स को छुपा कर रखा हुआ था जो कि अपने पास्ट लाइफ में मैंने बिल्ड करे थे, इसलिए ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं इन्हें इसके बारे में बता दूं। मैगुक कहता है कि हाँ मैंने अपने स्किल्स को छुपा कर रखा हुआ था। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि मैंने चीज को नोटिस कर लिया था। मैगुक कहता है कि मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ जो कि केवल फुसकारता है, मैं एक ऐसा जानवर हूँ जो कि अपने क्लॉथ को छुपा कर रखता है। ये सुनकर वो थोड़े से कंफ्यूज थे और वो उससे कहते हैं अच्छा ऐसा है तो बताओ आखिर एक बीस्ट अपने क्लॉथ को छुपा कर क्यों रखता है। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैंने कभी भी इस पर्सपेक्टिव से कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। तो उसके फादर कहते हैं कि यही तो वजह है जिसकी वजह से तुम एक बिल्ली हो। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि अगर तुमने सोरिंग सोर्ड आर्ट को कितना ज्यादा मास्टर कर लिया है। तो मैगुक बताता है कि जो सोरिंग सोर्ड आर्ट होता है वो केवल हेवनली ब्लड लाइन को ही पास आउट किया जाता है। ये उस मार्शल आर्ट के सिमिलर होता है जो कि सुप्रीम डीमंस इस्तेमाल करते हैं पर उससे काफी ज्यादा एक्सट्रीमली एडवांस होता है। मैगुक कहता है कि मैं पहले उसे मास्टर कर चुका हूँ। ये सुनते ही जैसे उसके ऊपर एक अटैक होता है ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और सही समय पर उसे डॉज करने की वजह से उसका चेहरा बच गया था, पर फिर भी उसके चेहरे पर हल्का सा घाव लग जाता है। ये देखकर वो सोचता है अगर मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया होता तो मेरा चेहरा अब तक जल चुका होता। और ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि इसका मतलब सच में तुमने इसे मास्टर कर लिया है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है यार आपको ये लगा था कि मैंने उसे मास्टर नहीं किया है उसके बाद भी आपने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर तब क्या होता अगर मैंने इसको डॉज नहीं किया होता। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने इसे डॉज नहीं किया होता तो सिंपली ये था कि तुमने जो मुझसे झूठ बोला है तुमने उसकी कीमत चुकाई है, पर तुमने इसे काफी अच्छे तरीके से डॉज कर लिया है। इसका तो यही मतलब है कि तुमने उसे काफी अच्छे तरीके से मास्टर कर चुके हो। मैगुक कहता है कि पर फिर भी जो ये मेरा चेहरा है वो आपको दर्शाता है, इसके ऊपर किसी तरीके की चोट का निशान अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर वो थोड़े से कंफ्यूज थे जिसके बाद वो चुप होकर आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और मैगुक सोचता है कि मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने तुम्हारी उम्र के अंदर इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, ये चीज तो सच में प्रेस करने के वर्थ है। ये सुनकर मैगुक का ज्यादा सरप्राइज था जिसके बाद वो लोग फिर से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और पहली बार अपने फादर के साथ इस तरीके से बाहर आने की वजह से वो सच में काफी ज्यादा खुश होता है। और वो लोग एक काफी ज्यादा गहरे जंगल के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हेवनली डीमन थोड़ा सा चेक करता है कि आखिर वो लोग कहाँ है। ये देखकर मैगुक उससे कहता है कि आखिर आपने शिकार करना कैसे सीखा था। ये सुनकर वो उसे जवाब देता है कि मैंने अपने बड़े भाई से सीखा था। ये सुनकर मैगुक हैरान था और वो कहता है क्या मेरे कोई अंकल भी हुआ करते थे। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वो मारा जा चुका है क्योंकि मैंने उसे मारा था जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। ये सुनकर मैगुक थोड़ा सा कंफ्यूज था पर उसके फादर उसे कुछ भी नहीं कहते इसलिए वो भी चुप रहता है। पर तभी मैगुक कहता है कि आपने काफी अच्छा काम किया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहता है कि वरना इसकी वजह से आप यहाँ पर मारे जाते और मैं कभी पैदा ही नहीं हो पाता। ये सुनकर उसे थोड़ा सहज समझ में आता है कि अगर उसने ऐसा क्यों कहा था, इसलिए वो फिर से कदम बढ़ाना चालू कर देता है और मैगुक से कुछ भी नहीं कहता। और मैगुक सोचता है कि यहाँ तक मेरे फादर को भी आगे बढ़ने के लिए अपनी खुद की फैमिली से लड़ना पड़ा था। देखकर लगता है कि जैसा कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था कि एक इंसान बाहर से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखता है अंदर से उसके घाव उतने ही ज्यादा गहरे होते हैं। पर तभी उसके फादर कहते हैं क्योंकि उस समय पर मुझे कोई और सॉल्यूशन समझ में नहीं आया था कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैगुक सोचता है यानी उनको उस समय पर सक्सेसर वॉर को अपने बड़े भाई को बिना मारे जीतने का कोई और तरीका नहीं मिला था, इसलिए वो उनसे आगे कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ कभी भी ऐसा ना हो, मुझे ऐसा कुछ भी ना करना पड़े क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जैसा कि आपने वहाँ पर किया था। और इसके अलावा आप भी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे ऐसा कुछ कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है, भले ही मेरा भाई कितना ही ज्यादा क्रूर और कितना ही ज्यादा विक्टोरियस ही क्यों ना हो। ये सुनकर उसके फादर थोड़ी देर के लिए तो चुप होते हैं जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि अगर वो आसपास नहीं है तो तुम उसकी बुराई कर रहे हो। जिसके बाद हमें उन दोनों को पहाड़ चढ़ता हुआ दिखाते हैं जो कि खड़े पहाड़ बिल्कुल अपने पैरों से चढ़ते चले जा रहे थे। मैगुक सोचता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में शादी नहीं करी थी, इसलिए मुझे इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर बच्चों को पालने का तरीका या फिर उस चीज को महसूस कैसे किया जाता है। मैं इसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ये किस तरीके का एक्सपीरियंस होता होगा एक फादर बनने का। अब वो दोनों पहाड़ पर आ जाते हैं और उसके फादर एक जगह पर खड़े हुए थे। ये देख वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि वहाँ पर कुछ है। तो उसके फादर बताते हैं कि वो हमारा खाना है। तो वो जल्दी से बो और एरो निकालते हुए कहता है अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्दी से मार देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर तुम किसी को कैसे मारोगे जिसको तुम खुद देख ही नहीं सकते, इसलिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास की जगह को महसूस करना चालू करो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अपने आसपास का जितना भी सराउंडिंग होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सोचता है अगर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने अपोनेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो वो अपने आसपास की जो एयर होती है उसके अंदर
अंदर की वाइब्रेशन को सेंस करता है और ज्यादातर लोग इस चीज को रिफर करते हैं जैसे कि वो एक एनर्जी फ्लो है। और अभी मैं केवल एक ही एनर्जी फ्लो को महसूस कर पा रहा हूँ जो कि मेरे केवल फादर से निकल रही है और वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अब अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बाहर निकालो, वो भी एक सिंगल लाइन के अंदर, और उसे थोड़ा सा मोटा रखना जिससे वो बीच में टूट न जाए। ऐसा सोचो कि वो तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा है जिसे तुम अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हो। अपनी एनर्जी को धीरे धीरे कर अपने शरीर से डिस्चार्ज करो जैसे कि कोई रस्सी हो जो कि तुम बाहर निकाल रहे हो। मैगुक जैसा उसके फादर बोलते हैं वैसा ही करता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कर किसी थ्रेड की तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो इस चीज को नोटिस करता है और फादर उससे है कि तुम उस तक पहुंच चुके हो। वो कहता है कि हाँ, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। तो उसके फादर पूछते हैं कि आखिर वो क्या है। मैगुक नोटिस करने की कोशिश करता है और उसे महसूस होता है कि वो इस पेड़ के आसपास घूम रहा है। तो वो बताता है कि वो एक काफी ज्यादा मोटा पेड़ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब और भी ज्यादा आगे सर्च करने की कोशिश करो। तो जो उसका थ्रेड होता है वो धीरे धीरे कर उसको आगे बढ़ाना चालू करता है और वो आसपास की चीजों को सेंस करना चालू कर रहा था जैसे कि आसपास की घास। जिसके बाद वो आगे बढ़ता चला जाता है और उसे महसूस होता है कि जैसे कि 2 कान है, 2 आंख और 2 सींग। और इस चीज को सेंस कर लेने के बाद कि आखिर असल में वहाँ पर क्या है, वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि वहाँ पे एक जंगली बोर है या फिर शायद एक भालू हो सकता है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा फर है और उसकी लंबी बॉडी है। इसकी वजह से मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि वो एक जंगली बोर हो सकता है। ये सुनकर उसके फादर उसे कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एक जंगली बोर है। और वो मैगुक को ही देख रहे थे। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि जब पहली बार मैंने ऐसा किया था तो इतनी ज्यादा लंबी दूरी से मैं खुद सही से नहीं बता पाया था कि आखिर वो क्या है। तो मैगुक मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे क्योंकि एक ऐसी बॉडी गिफ्ट में मिली है जो कि काफी ज्यादा जल्दी से मार्शल आर्ट को सीख लेती है, इसी वजह से मैं ऐसा कुछ कर पाया हूँ। इसलिए ये मेरे लिए कोई खास ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर ये सुनकर उसके फादर को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि वो पहली बार में इस चीज में फेल हो गए थे। जिसके बाद अब रात में वो शिकार करने के बाद खाने को पका रहे थे। ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि आखिर शिकार के जानवर को इस तरीके से पकाना तुमने कहाँ से सीखा है। ये देखकर वो कहता है कि मैंने किसी किताब से सीखा था। तो वो कहते हैं कि किसी किताब से सीख कर उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना ये काफी ज्यादा अलग चीज होती है। तो वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि सच में आपको ऐसा लगता है। साथ ही वो सोचता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं कई बार ऐसी चीजों का शिकार कर चुका हूँ और काफी अच्छे तरीके से खाना बना चुका हूँ, वो भी अपने पास लाइफ में। जिसके बाद वो आगे कहता है कि इसको मैंने तैयार किया था जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो। तो क्या इसका मतलब है कि मैंने आपके फेवर को गेन कर लिया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज नीचे की तरफ देखता है और वो आगे कहता है इसी वजह से ये इतना ज्यादा भारी कैरेज के अंदर लेने की वर्थ था। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि इसलिए तुम मेरे साथ शिकार पर आना चाहते थे जिससे तुम मुझे इम्प्रेस कर सको और सक्सेसर बन सको। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं केवल आपके साथ काम करना चाहता था क्योंकि जो सक्सेसर की वॉर है वो बिना मैं आपकी मदद के भी जीत सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि सच में तुम्हें अपने ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आखिर क्या वजह है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हंट पर आना चाहते थे। मैगुक कहता है कि मेरे पास मेरे 2 रीजंस हैं। पहला, क्योंकि मैं आपसे वो चीजें सीखना चाहता था जो कि आप जानते हैं जिससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकूं। और ऐसा लगता है कि मैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि आखिर तुम स्ट्रॉन्गर बनकर क्या चाहते हो। मैगुक कहता है मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ जिससे मैं हेवली डीमन बन सकूँ। आप हमेशा से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मैं इसलिए बिल्कुल भी अपने जो यूथ है उसे हेवली डीमन बनने की कोशिश में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं काफी सेटिस्फाई रहूंगा कि अगर मैं सक्सेसर बनने की कोशिश में हेवली डीमन का मार्शल आर्ट सीख पाता हूँ। और ये कहकर उसकी जो आंखों में चमक होती है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी 9 कैलेमिटी डीमनिक आर्ट को सीखने की जरूरत है और उसे मास्टर करना है। नहीं, मुझे उसके भी लेवल से बियॉन्ड जाना है, उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है। क्योंकि जो मेरे फादर है उन्होंने पहले ही 9 कैलेमिटी डीमनिक आर्ट को मास्टर करा हुआ है, उसके बाद भी वो मुगी से हार चुके थे। इसलिए अभी के लिए मुझे केवल बस उसे मास्टर करना है, जिसके बाद मैं उसके आगे जाऊंगा। उसके फादर उसे कहते हैं तो आखिर तुम्हारा दूसरा रीजन क्या है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज उसकी तरफ देखते हुए सोचता है इसका मतलब वो सच में इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। और वो कहता है कि मैं आपके साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता था क्योंकि ये हमारा पहली बार है कि हम लोग इस तरीके से कभी बाहर आए हों। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि एक बेकार सा इमोशन है जो कि सच में तुम्हें किसी दिन मार डालेगा। पर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो कुछ और ही कह रही थी। और मैगुक उससे कहता है कि आखिर ये चीज पूरी से यूजलेस क्यों है, क्योंकि मैं अभी इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ समय बिता रहा हूँ। अगर आप किसी गाने को गाते हैं तो वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सॉन्ग बन सकता है। अगर आप किसी लिकर को पीते हैं तो वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट लिकर बन सकती है। ये सुनकर उसके फादर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पे उससे क्या कह सकते हैं। मैगुक ये देखकर सोचता है कि जब भी मैं अपने फादर की मेमोरीज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं जिसके अंदर मैं उनके बारे में सोच सकूं। बस उनके बारे में मुझे यही याद आता है कि वो काफी ज्यादा डरावने होते थे और हर एक मेमोरी में केवल वही भरा हुआ है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी उस तरीके की मेमोरीज नहीं चाहता। पर मैं कुछ जरूरत से ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहता क्योंकि ये सब केवल मेरे फादर के लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मियूग सारी चीजों को
पैक करते हुए कहता है कि हमें वापस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। पर तभी उसके फादर कहते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा रहे, तुम इस दुनिया के हेवनली डीमन के साथ बाहर हंट करने के लिए आए हो, तो जब तक हम लोग किसी शेर का शिकार नहीं कर लेते हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। ये सुनकर मैककुक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहते हैं कि वहाँ पर किसी पत्थर की तरह खड़े मत रहो, मेरे पीछे आओ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है फादर, और वो दोनों अपनी जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। अब वो दोनों बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे, जहाँ पर हेवनली डीमन उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, जो तुम्हारा टारगेट है वो राइट साइड में और 100 यार्ड की दूरी पर है, जो कि तुम्हारे पुराने शिकार से भी काफी ज्यादा दूर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम हवाओं को महसूस करो, हवाओं के साथ अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज करो। मैककुक सोचता है कि मैंने अपना सारा समय केवल मार्शल आर्ट को सीखने में ही लगाया, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी एनर्जी को हवाओं के साथ इन्फ्यूज कर सकता हूँ, क्योंकि शायद मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मुझे सब के बारे में सिखा सके, और न ही उन मार्शल आर्ट्स के बारे में जो कि मैंने सुने थे और सीखे थे। और वो कहते हैं कि अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करो, और जैसे ही वो अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करना चालू करता है वो आगे कहते हैं अगर तुम कुछ जरूरत से ज्यादा स्लो और सावधान रहोगे तो ये ट्रिक पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अगर तुम इसे रियल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा जल्दी हो सके अपने टारगेट की तरफ भेजने की जरूरत होती है। मैककुक वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसा कि उसके फादर कहते हैं। वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और अपनी एनर्जी को फ्लो करता चला जा रहा था। वो कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो मेरी एनर्जी है वो हवा के साथ बहती चली जा रही है, पर आखिर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे कर सकता हूँ। उसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर फिर भी वो कोशिश में लगा हुआ था और धीरे धीरे करके उसकी जो एनर्जी होती है वो फैलती चली जा रही थी, वो एक दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही थी। पर तभी वो एक जगह पर आकर इस चीज को नोटिस करता है और वो कहता है अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ऐसा कैसे करना है। मुझे अपनी एनर्जी को केवल हवा के ऊपर राइड नहीं कराना है जिससे मैं उसे इन्फ्यूज कर सकूं, असल में मुझे उन दोनों को एक साथ बहने देना है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे। इसकी वजह से जो उसकी अब एनर्जी होती है वो पहले से काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चालू कर देती है, और अब वो पूरे बाम्बूस के अंदर से घूमते हुए पूरे में फैलने लगी थी। और थोड़ी देर में जब उस जगह पर पहुंच जाती है उसे महसूस होना चालू होता है वहाँ पे एक टाइगर है जो कि उसी को ही घूर रहा है। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने फादर से कहता है कि सच में वहाँ पर तो एक टाइगर है। पर ये सुनने की वजह से उसके फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ, पर असल में वो उसे और भी ज्यादा जल रहे थे क्योंकि वो पहली बार में तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहते हैं कि अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करने की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर बिल्कुल भी लेजी मत हो जाना। जितने ज्यादा एनर्जी की लाइंस को तुम मेंटेन कर पाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रखूंगा। जिसके बाद हमें रात में दिखाते हैं कि उसने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिकर बाहर निकाल दी थी और वो कहता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड है जो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो अपने फादर को शराब देता है जो पीकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है। पर जैसे ही मैककुक उसको पीता है वो कहता है कि पर फिर भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर असल में उसे पता था कि ये एक झूठ है। उसके फादर कहते हैं कि ऐसा कोई भी डिमोनिक ह्यूमन नहीं हो सकता जो कि लिकर के लिए ये कह सके कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वो कुक कहता है तो क्या हुआ कि मैं इसको नहीं पी सकता, पर इससे भी ज्यादा जरूर एक विकेट हार्ट होता है भले वो एक स्ट्रॉन्ग शराब को ना पी सके। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो जिससे तुम जी सको। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, आखिर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कैसे मार सकता है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो ये भी एक झूठ है, अगर मेरे पास पूरे रीजन हो उनको मारने के तो जरूर मैं अपने फादर को भी यहाँ पर मार सकता हूँ। और ये मेरा पहली बार है कि मैं सही तरीके से उनसे यहाँ पर बात कर पा रहा हूँ, तो आखिर मैं अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से ज्यादा संभाल कर क्यों नहीं रखूंगा। जिसके बाद वो अपने फादर से कहता है तो बताइए आखिर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। पर उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जैसे कि तुम्हारे पास कोई वीकनेस हार्ट है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो मुझे स्ट्रॉन्ग लिकर को पीना सीखना होगा। और मैककुक उस शराब को पीने की कोशिश कर रहा था और उसके फादर जो होते हैं बस उसको ही देखते रहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैककुक को अपने रूम के अंदर कल्टीवेट करता हुआ दिखाते हैं। वो काफी लंबी देर से ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। फिर वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि जब से मैं अपने पास्ट में आया हूँ उसके बाद केवल कुछ ही दिन की ट्रेनिंग करने की वजह से अब मैं अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा आसानी से हवा के साथ इन्फ्यूज कर सकता हूँ, और इसके अलावा अब मैं 3 से 4 लाइंस को मेंटेन भी कर लेता हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अपनी बॉडी से अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करना मेरे फादर मुझे सिखाएंगे, जिससे मैं अपने आसपास की चीज को चेक कर सकता हूँ। ये चीज सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि मुझे एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल गई हो, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने दुश्मन को पहले ही सेंस कर लूंगा कि आखिर वो मेरे ऊपर कब अटैक करने वाला है। और अगर मैं इसी तरीके से ट्रेनिंग करता रहता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी इस चीज की कैपेबल हो जाऊँ कि मैं एक ही समय पर एनर्जी की 10 लाइन से भी ज्यादा को मेंटेन कर सकूं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने दुश्मन की स्टेल टेक्निक के ऊपर भी इसको नर्चर कर सकूं जिससे मुझे इसके बारे में पता चल सके। पर फिर वो खड़ा होते हुए कहता है कि पर इसके बाद भी मेरे फादर भले मुझसे काफी ज्यादा स्किल्ड क्यों ना हो, पर वो मुगी से हार गए थे क्योंकि इसमें हेवनली डीमन पवेलियन इन्वॉल्व किया था। जिसके बाद वो हमें हेवनली डीमन पवेलियन के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जिसको गार्ड करने के लिए 3 बैरियर फॉर्मेशन बनाई गई है, 6 ट्रैप फॉर्मेशन बनाई गई है और एक एलिट के ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है, वो भी काफी ज्यादा सावधानी से। और इसके अलावा वहाँ पर 8 डीमन सुप्रीम्स भी रहते हैं, वो भी अलग अलग 8 डायरेक्शंस के अंदर, और उनके जो साथी
साथी हैं वो हेवली डीमन को प्रोटेक्ट करते हैं। नॉर्थ में डिमोनिक सोर्ड्समैन रहते हैं जो कि नॉर्थर्न हेवली सोर्ड्स फैमिली है, और साउथ में डिमोनिक ब्लेडमैन रहते हैं जो कि साउथर्न हेवली ब्लेड्स फैमिली है, और ईस्ट में आयरन फिस्ट रहते हैं जो कि ईस्टर्न फिस्ट फैक्शन है जिसे अनडिफीटेबल बिस्ट डीमन चलाते हैं, और वेस्ट में डिमोनिक सोर्सरर्स रहते हैं जो कि वेस्टर्न इल्यूजन फॉर्मेशन है जिसे द सोल स्टीलिंग डीमन चलाता है। नॉर्थ ईस्ट में फेसलेस सोर्ड्समैन रहते हैं जिसे द इविल स्माइल डीमन चलाता है, और साउथ वेस्ट में ड्रंकिंग सोर्ड्समैन रहते हैं जो कि हमेशा दारू पिए रहते हैं और उनको डिमोनिक ड्रंकर चलाता है, और साउथ वेस्ट में पॉइजन फैंग्स रहते हैं जो कि हर एक पॉइजन के ऊपर रिसर्च करते हैं जिन्हें पॉइजन किंग चलाता है, और आखिर में नॉर्थ वेस्ट में क्रेजी मॉन्ग रहते हैं जो कि डिमोनिक बुद्धा के बिलीवर्स है जो कि पूरी दुनिया को कंक्लूड करते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो सोचता है मुझे ऐसा लगा था कि जो हमारे दुश्मन है उन्होंने बाहर की डिफेंस को तोड़ दिया था, पर असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में पता चला था कि जो डिफेंस है वो कभी तो बाहर से टूटा ही नहीं था, पर मुझे पूरी तरह से इस चीज के बारे में पता है कि द 8 सुप्रीम डीमंस में से एक ऐसा कोई था जिसने मुगी को हेवली डीमन पवेलियन के अंदर आने दिया था, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक के अलावा और भी हो जो कि ट्रेडर्स हो, पर कभी भी उस ट्रेडर के बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। पर इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी नजरों में जितने भी 8 डीमन सुप्रीम्स है वो सभी ट्रेडर्स है, क्योंकि जब मेरे फादर मारे जा चुके थे 8 डीमन सुप्रीम में से ऐसा कोई भी नहीं था जिसके अंदर बदले की आग जल रही हो। इसके बजाय उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि उन्हें डीमन कल्ट को बंद कर देना चाहिए, पर भले ये इवेंट फ्यूचर में काफी सालों के बाद होने वाला है, पर फिर भी मुझे 8 डीमन सुप्रीम्स के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि आखिर वो किस तरीके से जीते हैं और आखिर उनके जो आखिरी मूव्स थे वो किस तरीके के थे। पर इस बार मैं उन सभी 8 डीमन सुप्रीम्स का फायदा उठाने वाला हूँ और उनको इस बार अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ये सब सोचते हुए मैगुक जैसे ही अपने गेट के पास आता है, पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है कि हे मोटी लड़की, क्या सेकंड मास्टर अभी भी अंदर है? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और बाहर से आवाज आती है कि चीज को सच में काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, अब मैं जरा सा भी वेट नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी जाओ और उसको बाहर घसीटते हुए लेकर आओ। लियो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा? पर तभी मैगुक वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज पीछे की तरफ देखती है कि मैगुक बाहर आ चुका है। मैगुक उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तुम जाकर खुद के काम करो, आखिर तुम इतने लंबे समय से मेरे ट्रेनिंग के खत्म होने का वेट क्यों कर रही थी? तभी वो लड़का मैगुक से कहता है कि आखिरकार यंग मास्टर आप बाहर आ गए, आखिर अचानक ही आप बिना किसी को बताए ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, और ये चीज तुम काफी लंबे दिनों से कर रहे हो। ये देखकर मैगुक इसके बारे में बताता है कि हेवली डीमन ब्लेड्समैन का डिसाइपल है, इसका नाम यांग पाओ है, और तुम ये कह सकते हो कि आखिर ये जिस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहा है वो सभी मेरे फादर की वजह से है, क्योंकि जब से मेरे फादर ने ये अनाउंस किया है कि पूरे कल्ट के अंदर से कोई भी सक्सेसर बन सकता है, हेवली डीमन का सन होना इस चीज में कोई भी स्पेशलिटी नहीं रही है। इसके बजाय कल्ट के हर एक इंसान के दिमाग में ये चीज घर कर चुकी है कि अगर वह हेवली डीमन के बच्चों को यहाँ पर हरा देते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा प्रोफेसी गेन होगी। मैगुक उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योंगपो कहता है ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, जो पियोंग है अब वो तुम्हारी वजह से मार्शल आर्ट की और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जाकर उसका ख्याल रखूं या फिर कुछ ऐसा ही? योंगपो कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आकर इसके बारे में मजाक कर रहा हूँ। मैगुक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई इस तरीके का रिलेशन है कि हम लोग किसी भी तरीके की सीरियस कन्वर्सेशन को कर सकते हैं। यांगपो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि तुमने उसका हाथ तोड़ दिया था, इसलिए जाकर ऑफिशियली उससे माफी मांगो। मैगुक ये देखकर समझ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आखिर ये यहाँ पर मुझसे माफी बुलवाने के लिए क्यों आया है, क्योंकि जो हेवली डीमन ब्लड मेन है उसका जो बेस्ट डिसाइपल है वो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से उसके डिसाइपल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उसे इम्प्रेस कर सके, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यांगपो ऑफिशियली मुझसे इसलिए माफी बुलवाना चाहता है, इसकी वजह से उसे कई सारे क्रेडिट्स मिलेंगे जिससे वो अपने मास्टर की नजरों में काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो तुम्हारे मास्टर है इस चीज की वजह से नेसेसरली तुम्हें अपना बेस्ट डिसाइपल चुन सकते हैं। ये सुनकर यांगपो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, मैं केवल प्याओ के लिए यहाँ पर आया हूँ। पर तभी मैगुक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ, और वो काफी ज्यादा गुस्से और भारी आवाज में उससे कहता है कि अब यहाँ पर तुम हो जिसको यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। यांगपो कहता है पर आखिर किस लिए? तो वो कहता है कि मेरे सबॉर्डिनेट से यहाँ पर सच में काफी ज्यादा रूडली बात करने के लिए, जल्दी से उसे माफी मांगो। ये देख कर लियो काफी ज्यादा सरप्राइज थी और यांगपो उससे कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? लियो कहती है कि मास्टर इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मैगुक उससे कहता है कि नहीं मुझे इस चीज में दिक्कत है। मैगुक आगे कहता है कि यांगपाओ तुमने यहाँ पर मेरे साथी से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करी है, इसलिए अपने घुटनों के बल बैठो और उसे माफी मांगो। ये सुनकर यांगपाओ हंसते हुए उसे कहता है कि तुम सच में मुझसे चाहते हो कि मैं दया की भीख मांगू, वो भी इस मोटी के लिए? पर मैगुक काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि तुम फिर से अपना मुंह बहुत बुरी तरीके से चला रहे हो। तो यांगपो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में पूरे से पागल हो गए हो, मैं इसके सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो मैगुक कहता है कि सच में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, और साथ ही सोचता है कि मैं इसी का तो सुनने का वेट कर रहा था। और वो आगे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शिक्षा को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ, और वो अपनी तलवार बाहर निकालने लग जाता है। ये देखने के बाद उसके सामने खड़े हुए यांगपाओ के जितने भी साथी होते हैं वो सभी काफी
ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, यहाँ तक लियो भी। यांगपो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लगता है कि तुम सच में पूरी तरह पागल हो चुके हो। पर मैगुक उससे कहता है कि अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगो या फिर मुझसे लड़ाई करो, चॉइस तुम्हारी रहेगी। और शायद तुम्हारे मास्टर को भी ये चीज काफी अच्छी नहीं लगेगी अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो। ये सुनकर अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम सच में आपको जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। मैगुक कहता है कि मुझे चीज से जरा सा फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम यहाँ पर क्यों आए थे, मुझे केवल इतनी चीज समझ में आ रही है कि तुम यहाँ पे एक ग्रुप बनाकर मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। पर फिर भी मैं तुम्हें इस चीज के लिए जरा सा भी अलाउ नहीं करूंगा कि अगर तुम मेरे साथी की इस तरीके से बेइज्जती करो। ये सुनकर लियो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो केवल मैगुक को देखती रह जाती है। पर ये सुनकर यांगपो काफी ज्यादा खुश होकर ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो, वो भी केवल इस मोटी से सुअर के लिए। तो वो कहता है कि हाँ सच में ये मेरे लिए इतनी ज्यादा खास है। तो यांगपो भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी बड़ी सी तलवार को बाहर निकाल लेता है। ये देख उसके साथी कहते हैं कि यांगपो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और लियो भी अपने यंग मास्टर को इस चीज के लिए रोकने के बारे में कहती है, पर वो दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यांगपो अपना स्टैंड लेते हुए कहता है कि क्योंकि तुम हेवली डीमन के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान लेने के बजाय केवल तुम्हारा हाथ काट कर अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। और ये कहकर वो स्टैंड लेकर खड़ा हो गया था, जो देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। मैगुक बिल्कुल अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और वो भी देख रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। पर तभी यांगपो काफी तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। पर तभी मैगुक नीचे की तरफ झुक जाता है और अपनी तलवार को लेकर उसके मुंह के अंदर धसा देता है, जो कि सीधे उसके मुंह से जाकर उसके दिमाग से बाहर निकल आती है। ये सीन सच में काफी ज्यादा रूथलेस है और ये एक ही अटैक के अंदर उसको मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और मैगुक गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी मौत की वजह केवल तुम्हारे ये बेवजह चलने वाला मुंह है और तुमने इसी मुंह का इस्तेमाल किया था जिससे तुमने मेरे साथी की बेइज्जती करी है। और ये वही मुंह था जिसने यहाँ पर माफी मांगने से भी मना कर दिया था। और तभी मैगुक अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और यांगपो के मुंह से एक खून की पिचकारी निकलती है, जिसकी वजह से खून पूरे में फैल जाता है और उसकी जो बेजान लाश होती है वो जाकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख उसके जितने भी साथी होते हैं वो यांगपो को आवाज देते हुए जल्दी से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और वो गुस्से में मैगुक से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो तुमने यहाँ पर किया है तुम उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हो। ये सुनकर मैगुक उससे कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारा मुंह चल रहा है लगता है कि बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मैगुक उनको भी यहाँ पर मार सकता था। और वो आगे कहता है कि जो मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही कि वैसे शब्द तुम्हें भी आगे लेकर जाने हैं। अगर तुमने जरा सी भी हिम्मत करी कि इसके अलावा कुछ और शब्द बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें जाकर मार डालूंगा। जिसके बाद वो लोग यांगपो की लाश लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लियो उससे कहती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मैगुक थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर आपने मेरे जैसे किसी इंसान के लिए आखिर ऐसा क्यों किया। ये देख मैगुक अपने मन में कहता है कि लियो अभी भी मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही है, भले इसकी जो फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हुई है। इसलिए वो उससे कहता है कि ये मैंने केवल तुम्हारे लिए नहीं किया था, मैंने केवल एक ऐसे इंसान को मारा है जो सच में मरना डिजर्व करता है। पर वो कहती है कि जो हेवली ब्लेड मैन है वो इस चीज को आसानी से नहीं जाने देंगे। ये सुनकर मैगुक इसके बारे में सोचकर हमें बताता है कि ये चीज पूरी तरह समझने वाली चीज है कि आखिर लियो इतनी ज्यादा क्यों डर रही है। कि वो आर्ट मार्शल आर्टिस्ट जो कि डीमन कल्ट के अंदर काफी ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस को पोजेस करते हैं और वो एक काफी ज्यादा सुपीरियर मार्शल आर्ट पावर को ऑब्टेन रखते हैं और उनके साथियों को। इसकी वजह से जो मेरे फादर है यानी हेवली डीमन वो भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो ब्लड हेवन ब्लेड मैन है वो 8 डीमन सुप्रीम्स में से एक है और मैंने उनके एक डिसाइपल के हाथ को तोड़ दिया था और दूसरे डिसाइपल को यहाँ पर मार दिया है। पर मैगुक उसे समझाते हुए कहता है कि पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ करने की वजह से उन्हें कुछ भी यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। बताओ आखिर उनको ऐसा कुछ करने के बाद क्या हासिल होगा। ये सब केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनके जो डिसाइपल्स है उनको उन्होंने गलत तरीके से सिखाया था। तो लियो कहती है कि इसकी वजह से जो उनकी प्राइड है वो सच में काफी ज्यादा हर्ट हुई होगी। तो वो कहता है कि उनके अंदर कोई भी इस तरीके की प्राइड नहीं है। ये सुनकर लियो थोड़ी शर्मा जाती है और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि इसके अलावा किसी और भी चीज के लिए तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैगुक से निकलने वाली इतनी ज्यादा वार्म फीलिंग को देखकर उसे भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर मैगुक अपने मन में कहता है कि पर अगर मैं देखूं तो सच में यंग पाओ को मारने की वजह से मुझे जरूर कुछ मिलने वाला है। पहले मैंने प्याओ के हाथ को तोड़ दिया था और अब यंग पाओ को यहाँ पे जान से मार दिया है। इसकी वजह से कल्ट के जितने भी लोग उन सभी की अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगी। और अगर हम लोग सक्सेस और वॉर के बीच में यहाँ पर किसी को पॉइंट देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को एक पॉइंट दे देना चाहिए। मैगुक ये सब सोच रहा था पर तभी लियो पीछे से उसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि सच में आपने जो मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि आज आपने मेरी साइड ली है। सच में मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया कर रही हूँ। तो मैगुक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए सच में काफी ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए और कभी भी अपनी सारी जिंदगी में इसके बारे में भूलने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और मैगुक वहाँ से जाते हुए खुश होकर कहता है कि लियो हमेशा इस तरीके से मुस्कुराते रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तरीके से मुस्कुराती रहो और खुश रहो। जिसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है कि मैगुक कोर्टयार्ड में एक बड़े से पत्थर के ऊपर टिककर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अगर मैं सच में सोचूं
तो जब डेमन कल्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था तो मैं सच में यहाँ से भाग गया था। तो क्या सच में इस चीज को डिफीट नहीं कहेंगे? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब डेमोनिक कल्ट को यहाँ पर बंद कर दिया गया था तो सबके बाद मैं यहाँ से भाग गया था, और जो मेरे अंदर का जो डिप्रेशन का सेंस था वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ चुका था। इसकी वजह से मैं अपनी कभी भी जिंदगी इस तरीके से नहीं जी पाया और मैं बस हमेशा भागता रहा। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मुझे द ग्रेट रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में पता नहीं चला होता तो आखिर मेरी जिंदगी किस तरीके की होती। और वो ये सब सोच ही रहा था, पर अचानक उसे काफी ज्यादा प्रेशर सेंस होता है और वो अपने साइड में देखता है कि उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही थी और वो भी असल में एक तलवार थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तलवार धीरे धीरे करके उसके गले की तरफ ही बढ़ रही थी। और हम उसके पीछे एक आदमी को दिखाते हैं जो कि अपनी चमकती हुई लाल आंखों के साथ एक काफी ज्यादा बड़ी तलवार को पकड़े हुए था, जिसने अपनी तलवार को उसके गले के ऊपर रख दिया था। ये देखकर वो काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि ये तो द हेवनली ब्लेड मैन है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये सच में इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, पर क्या मैं इसकी तलवार को यहाँ पर डॉज कर सकता हूँ, वो भी अपने करंट स्टेट्स के अंदर। पर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैंने अपनी पास्ट लाइफ से कितनी भी नॉलेज को गेन क्यों न किया हो, पर अभी जो मेरे अंदर की इंटरनल एनर्जी है वो इससे काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैं इसके अटैक को डॉज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर मैगुक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से वो अपनी तलवार को अपनी जगह से हटा लेता है। और इस आदमी का नाम चियोंगपा है जो कि इसके साइड में आकर बैठ गया था। ये देखकर मैगुक थोड़ा सा कंफ्यूज था और चियोंगपा मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर मैगुक काफी ज्यादा घबराते हुए उससे थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है क्योंकि वो बेवकूफ की तरह एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। ये सुनकर चियोंगपा हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है, और वो आगे कहता है कि तुम यहाँ पर हेवल डीमन के सबसे ज्यादा छोटे लड़के से यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आए हो, जो कि बेवकूफों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। पर ये सुनकर चियोंगपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को धक्का देकर उसके गले के ऊपर रख देता है और कहता है क्यों न मैं तुम्हारे गले को काट कर अपने साथ लेकर चला जाऊं और हेवली डीमन को दिखाऊं, फिर देखते हैं कि अगर वो इस चीज के ऊपर किस तरीके से परवाह दिखाते हैं। पर मैगुक इसे बिल्कुल भी नहीं झिझकता और वो वहीं के वहीं बैठा रहता है और वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी तलवार यहाँ पर मेरे गले को जरा सा भी काट सकती है, अगर वो मेरे फादर की टेरिफाइंग आइज के बारे में सोचे। ये सोचकर वो फिर से अपनी तलवार को उसके गले से हटा देता है, जिसके बाद चियोंगपा अपनी तलवार से जमीन पर एक काफी ज्यादा गहरी लाइन बनाता है और फिर उसके बीच में एक और लाइन बना देता है। ये देखकर मैगुक थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। तो चियोंगपा बताता है कि जो हेवली डीमन है वो इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि जो छोटा सा रेशो है वो तुम्हारा है और बाकी जो मेजोरिटी है वो मेरी है। पर ये देखकर जो मैगुक होता है वो नीचे की तरफ झुकता है और जो निशान बना हुआ था उसके बीच में एक और निशान बना देता है और वो कहता है कि ये मेरा है क्योंकि मैं उनका लड़का हूँ, इसी वजह से मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, इसलिए मेरे पास 7 है और तुम्हारे पास 3 है। चियोंगपा ये देखकर मुस्कुराना चालू कर देता है और वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पर टेस्ट आउट करते हैं तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो मुझे मार देंगे या फिर जिंदा रहने देंगे अगर मैं अपने हाथों में तुम्हारा सर लेकर जाता हूँ। मैगुक कहता है कि तुम कुछ ऐसा ज्यादा ही पिता के प्यार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जो कि एक हेवली डीमन है। चियोंगपा उससे कहता है कि इसलिए तो मैं ये कह रहा था, तो चलो इस चीज को टेस्ट कर देखते हैं। और ये कहकर वो अपने जो टेरिफाइंग ऑरा होता है उसे रिलीज करना चालू करता है, जिसकी वजह से जो मैगुक होता है वो सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जैसे पीछे की तरफ घबराते हुए देखता है वो कहता है ऐसा कुछ भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास 2 लड़के हैं पर तुम केवल अकेले हो। चियोंगपा ये सुनकर अपनी ही जगह पर रुक जाता है और हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल जैसे बेवकूफ तो नहीं हो। मैगुक खड़ा होते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा डिसाइपल बिल्कुल तुम्हारी तरह भी होता तो शायद अभी तक वो जिंदा होता। पर तभी चियोंगपा उससे आगे कहता है कि यंग मास्टर, मैंने अपनी सारी जिंदगी केवल अच्छी चीजों के साथ ही जी है, इसलिए मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बार बार नहीं मिलेंगे। ये सुनकर मैगुक उससे कहता है कि मैं भी इस चीज को रिसेंबल करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद अचानक ही वो वहाँ पर जंप करके गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी सरप्राइज ऊपर की तरफ देखता है तो चियोंगपा ऊपर की तरफ कूद कर वहाँ से गायब हो गया था। अब चियोंगपा के वहाँ से चले जाने की वजह से जो मैगुक होता है वो अपनी एक्टिंग को वहाँ पर पूरी तरह खत्म कर देता है और अब उसकी छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। वो जल्दी से अपने कपड़ों को हटाता है तो उसकी जो रिब्स होती है उनके ऊपर 2 पॉइंट्स बने हुए थे, यहाँ पे उसने मार दिया था और उसे याद था कि आखिर चियोंगपा ने ऐसा कब किया था। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गाली देते हुए कहता है कि वो बेकार सा बूढ़ा आदमी कहीं का। और मैगुक अपने मन में सोचता है कि जो हेवली ब्लड मैन है देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जैसा चाहता है वो बस वैसा ही करता है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीजों को कैलकुलेट करता है और हर एक चीज को काफी अच्छे तरीके से प्लान करने के बाद ही करता है। और ये चीज फैक्ट है कि उसने 2 बार मुझसे ये कहा था कि वो मेरे सर को मेरे फादर के पास ले जाना चाहता है। इसका मतलब तो यही था कि वो सच में ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा था, पर ऐसा लगता है कि वो केवल बस मुझे देखने के लिए आया था। और मैंने एक काफी ज्यादा गहरा इंप्रेशन छोड़ दिया था जब मैंने इसके डिसाइपल से लड़ाई करी थी, जिसके बाद मैंने अपने फादर के साथ हंट करने की एक यूनिक विश सामने रखी थी। उसके बाद से ही वो मुझे टेस्ट करने के बारे में सोच रहा था, पर जैसे मैंने उसके डिसाइपल को मार दिया वो सबसे पहले यही करने के बारे में जानना चाहता था। वो सच में ये देखने के लिए आया था कि मैं यहाँ पर सक्सेसर बनने के लायक हूँ भी या फिर नहीं। इसलिए क्या जो मेरा फर्स्ट अपोनेंट होने वाला है वो क्या हेवली डीमन ब्लड मेन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मैगुक को ट्रेनिंग करता हुआ दिखाते हैं, पर अब उसकी जो एनर्जी होती है वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो काफी देर से मेडिटेट करने में लगा हुआ था और उसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा ओवरफ्लो होने लगी थी। पर जैसे ही वो अपनी एनर्जी को हवा के साथ इन्फ्यूज करता है उसे कोई चीज नोटिस होती है, जिसकी वजह से वो बहुत
बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए अपनी रूफ टॉप पर पहुंच गया था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके फादर असल में उसके सामने खड़े हुए थे, जो कि असल में मैकगुक का ही वेट कर रहे थे। ये देखकर वो भी थोड़ा सरप्राइज था और वो कहता है कि फादर, पर उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में भरी हुई थी। वो कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने द हेवनली सोर्ड डीमन के डिसाइपल को जान से मार डाला। तो मैकगुक इसके बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद उससे कहता है कि हाँ, मैंने उसे मार डाला क्योंकि वो डिसाइपल सच में मौत को ही डिजर्व करता था। उसके फादर कहते हैं कि भले ही वो मौत को डिजर्व करता था या फिर नहीं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हेवनली सोर्ड्समैन डीमन वो मेरे पास आया था क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं इस मैटर को खुद रिसॉल्व करूं। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसके फादर कहते हैं कि वो चाहता है कि तुम्हें किसी तरीके की पनिशमेंट दी जाए। मैकगुक कहता है यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो हेवनली डीमन सोर्ड्समैन है वो आपके पास आया था क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल को मार दिया था, इसलिए वो ये चाहता है कि मुझे किसी तरीके की सजा दी जाए। कहते हैं कि बिल्कुल, पर ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपने सिंगल डिसाइपल के मर जाने की वजह से इस तरीके से यूजुअली कोई रिक्वेस्ट करता है। पर मैकगुक इस चीज को समझ गया था और वो कहता है कि जो सोर्ड डीमन है वो यहाँ पर मेरे फादर के साथ मेरा जिस तरीके का रिलेशनशिप है उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ये देखना चाहता है कि मेरे फादर मुझे यहाँ पर सजा देते हैं या फिर नहीं, और आखिर वो मुझे किस तरीके की सजा देने वाले हैं। और इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता है कि सच में मेरे फादर मुझे इस तरीके से देखते हैं कि मैं किसी तरीके की सक्सेसर कैंडिडेट हूँ या फिर नहीं। इसलिए जो उसके फादर होते हैं वो उससे आगे कहते हैं इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो कहता है पर आपके पास किसी भी तरीके की जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप मुझे सजा दे सके। तो उसके फादर कहते हैं कि जस्टिफिकेशन को तो बनाया जा सकता है। ये सुनकर मैकगुक थोड़ा सा कंफ्यूज था और उसके फादर उससे आगे कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था ना जब हम लोग हंट पर गए थे कि आखिर ऐसा कौन सा डीमन सुप्रीम है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। वो कहता है कि हाँ, और हमें उस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर मैकगुक ने उससे पूछा था कि फादर आखिर जितने भी डीमन सुप्रीम है उनमें से ऐसा कौन है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सुनकर उसके फादर पूरी तरह से चुप रहता है और उसको किसी भी तरीके का जवाब नहीं देता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और मैकगुक इसी के बारे में सोच रहा था। उसके फादर कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता, भले वो डीमन सुप्रीम ही क्यों ना हो। ये सुनकर मैकगुक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो आगे कहता है कि तुमने कहा था कि जो हायरार्की और डिसिप्लिन है उसे कल्ट के अंदर ऑर्डर को सेट कर देना चाहिए, पर मुझे इस तरीके की बकवास सुनाने की जरूरत नहीं है जैसे कि करप्शन पूरी तरह से खो चुका है। पर मुझे ये बकवास मत देना कि जो करप्शन है वो पूरी तरह से अंदर आ चुका है। मैं सच में जो तुम्हारे रियल थॉट्स है उनको सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैकगुक थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है कि उसे आखिर यहाँ पर क्या कहना चाहिए। जिसके बाद वो हिम्मत करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक जो लाइन होती है जो कि रियल डीमन का पाथ था उसे खो चुके हैं। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं यानी तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग जो रियल डीमन के पाथ है उसे खो चुके हैं। वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए वो पूछते हैं कि आखिर जो रियल डीमन का पाथ है आखिर वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तो मैकगुक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डीमन का पाथ होता है वो केवल अपनी कल्ट के ऊपर भरोसा करने का होता है और जो एब्सोल्यूट इविल है उसे खत्म करने का। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से कंफ्यूज थे और वो उसे कहते हैं कि आखिर एब्सोल्यूट इविल को हराने का तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है वो डायरेक्टली हमारा अपोज करता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन नहीं है तो आखिर वो क्या है। तो वो कहता है कि सच में वो पूरी तरह से इविल है। मैं असल में एब्सोल्यूट इविल को रेफर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा क्राउडेड है और काफी ज्यादा बुरा है, जिसको इस दुनिया का कोई भी इंसान बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता। यहाँ तक डीमंस भी इस चीज से इतना ज्यादा घबराते हैं कि वो भी अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। पर मुझे लगता है कि जो जस्टिस है ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एडवोकेट का वो काफी ज्यादा कम इविल के साथ डील तो जरूर कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग चाहकर भी इस चीज के केपेबल है कि वो एब्सोल्यूट इविल को डील कर सके, क्योंकि वैसे भी जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के फंडामेंटल रूट्स है वो केवल फॉरगिवनेस से भरे हुए हैं और जितना ज्यादा लंबा हो सके हम लोग इंसानों को इस चीज की वैल्यू करते हैं, पर फिर भी वो लोग इस इविल का मैच कैसे कर सकते हैं। भले इंसान इस चीज को पूरे फोर्स कर दे पर फिर भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा रैम्पेज मचेगा। इसी वजह से केवल मुरीम के अंदर हम लोगों की ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि सारे इविल को खत्म कर सकती है, जो कि समय के साथ खतरनाक और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो ग्रेट इविल है जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन भी अपने घुटनों के बल हमारे सामने आकर झुक जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि वही डीमन का रियल कॉम्प्लेक्स्ड पार्ट है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही हम लोग जो डीमन का सही रास्ता है उसे पा सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग द ट्रू पाथ ऑफ द डीमन को कम्प्लीट नहीं कर पाते तो हम लोग इससे आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपने आप को पनिश करना चाहिए जिससे हम लोग आगे चलकर सर्वाइव कर सके। अब ये सुनने के बाद उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है और मैकगुक सोचता है कि मैं चीज की गारंटी लेता हूँ कि मेरे फादर ने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा और न ही कभी इस चीज के बारे में कभी सुना होगा, क्योंकि मैंने ये सब कभी भी कल्ट के अंदर रहने के बाद सीखा नहीं था और न इस चीज को महसूस किया था। पर मैंने इस चीज को तब महसूस किया था जब मैं कई सारे सालों तक ऐसे ही घूमता रहा था अपनी सारी जिंदगी को भटकता हुआ। पर तभी उसके जो फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि इसके अलावा कोई और एरोगेंट थॉट है जो कि तुम अपने सामने रखना चाहते हो। ये देखकर मैकगुक पूरी तरह शांत हो जाता है और वो कहता है मुझे लगता है कि नहीं, इतनी चीजें काफी हो सकती हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि जो सोर्ड डीमन है वो क्यों चाहता है कि मैं तुम्हें सजा दूं। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे अंदर कुछ देखा था, इसी वजह से वो चाहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करूं। मैकगुक कहता है कि उसने जरूर ये देखा होगा कि मैं सक्सेसर कैंडिडेट बनने के लायक हूँ। तो उसके फादर
फादर कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखा हो जो कि हमारे कल्ट को खराब कर सके। तो वो कहता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो, पर फिर भी उसकी आंखें सच में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जो कि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को महसूस कर सके। उसके फादर ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर मैगू थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर हम लोग इतनी रात को कहाँ पर जाने वाले हैं।